नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिनांक 12 अगस्त 2021, कक्षा अष्टमी, विषय विज्ञान। आज का हमारा वीडियो है क्रमांक 9, अध्याय 2, सूक्ष्म जीव और हम। भैया बहनों, हम लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में समझ रहे थे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने कुछ लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में बेसिक जानकारी ली थी। आज का हमारा शिक्षण बिंदु है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्य यानी रुपया, पैसा, इससे संबंधित गतिविधि को वाणिज्यिक गतिविधियाँ कहा जाता है। अब सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग यानी कि उनसे संबंधित उत्पादन करके हम किस प्रकार से अर्थ उपार्जन कर सकते हैं, यानी रुपया कमा सकते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण देता हूँ, अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण है जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा यानी नेचुरल ग्लूकोज में यीस्ट द्वारा, यीस्ट आपको बताया था मैंने, एक सूखा पाउडर होता है जो कि जीवाणु द्वारा तैयार होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार होता है। तो जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब उत्पादन किया जाता है। इससे ही जैसे कि हम पूर्व का अगला बिंदु समझें, सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग, उससे पहले मैं आपको एक गतिविधि करके समझाना चाहूँगा। ठीक है, यह है किण्वन। यह प्रक्रिया, यह गतिविधि क्या कहलाएगी? इस गतिविधि के फलस्वरूप, क्रिया विधि के फलस्वरूप जो भी उत्पादन होगा वह एक गंध वाली वस्तु का निर्माण होगा, जिसे कि हम अल्कोहल कहते हैं ना। चीनी से अल्कोहल बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन, इंग्लिश में कहेंगे फर्मेंटेशन। आपको पता है कि कोई भी प्रयोग करने से पहले हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। अब वह, जैसे कि हमें यहाँ पर फर्मेंटेशन करना है यानी किण्वन की प्रक्रिया करनी है, तो हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। इसीलिए आप एक कॉपी में नोट करें। क्रियाकलाप 2.4 में भी आपकी पुस्तक में यह दिया हुआ है। सामग्री का नाम लिखिए। पहला है 500 ml का एक बीकर, 500 मिलीलीटर जितना पानी आ जाए उतना एक बीकर लेना है। और कुछ जल, मैं कहूँ कि 500 ml के बीकर में 3/4 जल आना चाहिए, यानी कि 375 मिलीलीटर जल चाहिए। आपको 2 से 3 चम्मच चीनी चाहिए और आधा चम्मच पाउडर यीस्ट चाहिए। क्या चाहिए? यीस्ट। आपको 4 सामग्री चाहिए। 500 ml का बीकर, 375 ml जल, 3 से 4 चम्मच चीनी और आधा चम्मच यीस्ट पाउडर। अब इस गतिविधि को करना कैसे है? हमने 500 ml का एक बीकर लिया और उसे 3/4 भाग से जल से भर दिया। 3/4 भाग यानी 500 ml का 3/4 यानी कि 3/4 भाग, जो कि 375 ml होता है। अब जल से भरने के बाद उससे में चीनी डालना है। 2 से 3 चम्मच चीनी डालनी है और उस जल को घोलना है। उसके थोड़ी देर बाद आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालना है और यीस्ट पाउडर डालने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर यानी गर्म स्थान पर उसे छोड़ देना है। 4 से 5 घंटे बाद आप उस विलयन को, जो कि घोल एक बन चुका है, विलयन बन चुका है, उसे सूंघ कर देखिए। सूंघ कर नोट कीजिए इसमें किस प्रकार की गंध आ रही है। यह एक अजीब प्रकार की गंध है, विशेष गंध कहेंगे हम। यह गंध अल्कोहल की है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। आप परिभाषा नोट करें। चीनी से अल्कोहल बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। इसे अंग्रेजी में फर्मेंटेशन कहते हैं। सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने इस क्रिया को किया था उसका नाम है लुई पास्चर। 1857 में इस व्यक्ति ने इस किण्वन की क्रिया को
सर्वप्रथम संपन्न किया था। तो भैया बहनों देखिए, अब हमारा दूसरा बिंदु है सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। औषधि निर्माण में किस प्रकार से यह सूक्ष्म जीव सहायक हैं। आपने कभी बीमार होते हैं तो नाम सुना होगा एंटीबायोटिक, जिसे कि हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं। अब प्रतिजैविक का क्या मतलब है, देखिए इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा 2-3 इनके उपयोग बता देता हूँ। प्रतिजैविक निर्माण यानी कि पेनिसिलिन, एक उदाहरण दिया है मैंने पेनिसिलिन का। जब हम बीमार होते हैं ना तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वह एंटीबायोटिक गोलियां देता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करने के लिए वह हमें एंटीबायोटिक गोलियां देता है या पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है। दूसरा उपयोग है पशु आहार एवं कुक्कुट आहार। हम पशुओं को भी इस प्रकार का आहार देते हैं जिसमें उन पशुओं को रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। और मुर्गी पालन जो व्यक्ति करता है, मुर्गी पालक, वह उन मुर्गियों को जो पशु आहार देता है, जो मुर्गी आहार देता है, उसमें इन प्रतिजैविक का उपयोग वह करता है, क्योंकि यह छोटा जीव है, इनको मौसमी बीमारियां तुरंत अपने में समाहित कर लेती हैं। इसलिए इनको मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए प्रतिजैविक इनको आहार के साथ ही दिया जाता है। अब आपके लिए नया शब्द आया है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक का मतलब है किसी जीव, क्योंकि हमें कई बीमारियां जो होती है किसी न किसी सूक्ष्म हानिकारक सूक्ष्म जीवों से होती हैं। अब वो सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं और भी अन्य कई प्रकार के सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। उनसे लड़ने के लिए जो क्षमता जीवाणु और कवक से विकसित की जाती है उसे प्रतिजैविक कहते हैं। यह सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही तैयार होती हैं। अब प्रतिजैविक औषधियाँ, इनका उपयोग पौधों में रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। कोई पौधा रोग से ग्रसित न हो जाए, क्योंकि पौधा जब रोग से ग्रसित होगा तो उसकी उत्पादन क्षमता पर भी असर होगा, हानिकारक प्रभाव होगा, वह अपना उत्पादन कम दे पाएगा। इसलिए वह क्या करते हैं, व्यक्ति किसान बंधु पौधों में रोग नियंत्रण के लिए प्रतिजैविक का उपयोग करते हैं। अब प्रतिजैविक औषधियों का स्रोत क्या है। प्रतिजैविक औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव होते हैं। सूक्ष्मजीव जैसे कि पेनिसिलिन नाम का एक इंजेक्शन आता है और भी कई अन्य गोलियां भी होती हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं। ये प्रतिजैविक औषधियाँ क्या करती हैं, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं। और इन प्रतिजैविक का निर्माण जीवाणु और कवक के द्वारा किया जाता है। अब ये प्रतिजैविक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आप नाम नोट करें, थोड़ा कठिन है लेकिन फिर भी नोट कीजिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये पहला नाम हुआ, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन, तीसरा है एरिथ्रोमाइसिन। पुनः दोहरान करता हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, यह 3 नाम बताया और उससे पहले मैं एक बता चुका हूँ पेनिसिलिन। अब इन सूक्ष्म जीवों का औषधियों में उपयोग करने का बिंदु पढ़ने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिजैविक लेने के समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। मनुष्य की बात करते हैं कि डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। यदि हमें आवश्यकता नहीं है या हमने बिना डॉक्टर को दिखाए ही एंटीबायोटिक ले ली, प्रतिजैविक औषधियों का सेवन कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए हानिकारक है। पहली बात, डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर सलाह देता है तो हमें उस औषधि का कोर्स पूरा करना चाहिए। उस औषधि का कोर्स पूरा करने से हमें कोई ना कोई लाभ होने वाला है। हमारे शरीर में जो बीमारी होने वाली है उससे वह प्रतिजैविक रक्षा करेगा। दूसरा बिंदु है, उस दवा का कोर्स पूरा होना चाहिए। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह विषाणु द्वारा होते हैं। अब हमें कोई भी बीमारी जब होती है तो जैसे कि इन्होंने नाम बताया है सर्दी जुकाम और फ्लू,
अब ये किससे होते हैं? विषाणु के द्वारा होते हैं। और प्रतिजैविक का निर्माण किससे हो रहा है? यह भी सूक्ष्म जीवों से हो रहा है, जीवाणु और कवक के द्वारा हो रहा है। तो यह सर्दी जुकाम और फ्लू, यह प्रतिजैविक औषधि इन बीमारियों से नहीं लड़ सकती, ठीक है ना। इसलिए हमें सर्दी जुकाम के समय और फ्लू के समय इन प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए, दवा का कोर्स पूरा कर लेना चाहिए। और आवश्यकता नहीं है तो हमें इन प्रतिजैविक औषधियों का, एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग तब करते हैं जब हमें आवश्यकता नहीं है, तो उसका हानिकारक प्रभाव यह होगा कि जब हमें इन एंटीबायोटिक प्रतिजैविक औषधियों की आवश्यकता होगी, तब वे दवाइयाँ हमारे शरीर में जाकर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हमने जब आवश्यकता नहीं है तब ही इसका उपयोग कर लिया, तो बाद में जब हमें इसकी आवश्यकता होगी तब वह दवाइयाँ अपना असर नहीं दिखा पाएंगी। उसके बाद आपको सामने मैंने यहाँ एक लिखा है उदाहरण, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन यह एक प्रतिजैविक औषधि का नाम है, जिसे कि हम सामान्य रूप से अधिकतर डॉक्टर रोगी को देते हैं। पेनिसिलिन की खोज एक अलेक्जेंडर नामक व्यक्ति ने की, जिसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1929 में जब वह जीवाणु द्वारा पैदा होने वाले रोगों पर एक रिसर्च कर रहे थे, तब उन्होंने इस पेनिसिलिन इंजेक्शन की खोज की। तो भैया बहनों, आज आपको मैंने सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक और औषधीय उपयोग के बारे में समझाया। अगला हमारा बिंदु होगा वैक्सीन, यानी कि टीका। आपको जब भी मैं पढ़ाता हूँ, मैंने आपको पूर्व में भी कहा है और आज पुनः आपको मैं ध्यान दिलाता हूँ कि इन मेरे द्वारा बोर्ड पर लिखी गई बातों को नोट करें, और जो मैं गृह कार्य PDF में देने वाला हूँ वह भी मेरे द्वारा बोले गए मुख्य बिंदुओं से ही प्रश्नों का निर्माण होगा। आपको ध्यान से सुनने पर उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप जब भी वीडियो सुने, अपने साथ में कॉपी और पेन जरूर रखें, और विज्ञान विषय की पुस्तक भी होनी चाहिए। इससे आपको अध्ययन में सुविधा होगी। जय हिंद, जय भारत।